हाल ही में पूरे देश में छात्र आंदोलन हुआ था। किस तरह से दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था। किस तरह एक एक ऐसा प्रोटेस्ट, एक ऐसा अनशन, एक ऐसा आंदोलन शुरू किया गया जिसमें नीट पेपर लीक को लेकर आवाज उठाई गई। कहा गया नीट पेपर लीक के मामले में सरकार ने जो एक्शन लिया है वो पर्याप्त नहीं है। कहा गया कि लगातार पेपर लीक की घटनाएं देश में हो रही हैं और इसको लेकर कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा गया और उसकी वजह से पूरे देश ने देखा कि कैसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। उस आंदोलन के दौरान जब संसद की तरफ कूच कर गए अचानक से आंदोलनकारी, दिल्ली में किस तरह का माहौल बना, दिल्ली में किस तरह पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी थी और संसद भवन के करीब तक 100 मीटर के दायरे में पहुंच गए थे आंदोलनकारी, जो एक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा माना गया था। उस दौरान पुलिस ने एक्शन लिया। फिर उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में, बिहार में भी बड़े लेवल पर प्रदर्शन शुरू हुआ। सड़क पर हिंसा की तस्वीरें नजर आई, आगजनी हुई, पथराव हुआ, लोगों ने पुलिसकर्मियों को टारगेट करना शुरू किया, गाड़ियां तोड़ी गई, गाड़ियां पलट दी गई। तो उस हिंसा के दौरान भी पुलिस ने एक्शन लिया था। ये जो तमाम कार्रवाइयां हुई थी, उसके बाद ये मामला जो है वो न्यायालय की शरण में चला गया, कोर्ट में चला गया। अब सवाल यह है कि छात्र आंदोलन के दौरान क्या पुलिस की कार्रवाई बर्बर थी? क्या पुलिस ने वाकई छात्रों के साथ, आंदोलनकारियों के साथ जरूरत से ज्यादा ज्यादती की थी, या फिर पुलिस को उस एक्शन के लिए मजबूर किया गया? ये दोनों सवाल हैं। दोनों पक्ष से ये सवाल हो सकते हैं। अगर पुलिस के पक्ष से देखें तो क्या पुलिस का पक्ष देखें तो क्या यह माना जाए कि पुलिस को मजबूर किया गया, बाध्य किया गया कि वो एक्शन ले? छात्रों की तरफ से देखें तो सवाल यह बनता है कि क्या पुलिस ने वाकई छात्रों पर ज्यादती कर दी, आंदोलनकारियों को गलत तरीके से पुलिस ने हैंडल किया? या फिर सवाल यह कि आखिर ये मामला जो अब कोर्ट के अधीन है, इस मामले का परिणाम क्या होगा? क्या बिहार में जो फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग में कुछ ऐसा गुनाह पुलिस ने किया जिसके लिए पुलिस में एक सिपाही जो हैं उन पहले ही निलंबित हो चुके हैं जिन्होंने AK-47 से फायरिंग की? या फिर पुलिस ने बिहार में भी जो एक्शन लिया वो जरूरत से ज्यादा सख्त था? या फिर जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने वाकई सारी सीमाएं तोड़ दी जिसकी वजह से पुलिस को एक्शन लेना पड़ा? ये बातें दिल्ली के लिए भी लागू होती हैं, यही सवाल बिहार के लिए भी लागू होते हैं। इसी मुद्दे पर आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि यह मामला कहां पहुंचा है, क्या हो रहा है, इसमें क्या कुछ होने वाला है। जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक कात्यायन है। दरअसल ये जो मामला है छात्रों के आंदोलन से जुड़ा, वो मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है और सब जानते हैं कि सर्वोच्च अदालत जब इस पर सुनवाई कर रही है तो न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है, न्याय प्रणाली होती है, उसमें यही खास बात होती है कि वो हर पहलू को न्यायपालिका देखती है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक पक्ष को सुनती है। यही वजह है कि इस देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, लोकतंत्र में न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि कार्यपालिका हो, विधायिका हो या मीडिया हो, इन सबको न्यायपालिका की शरण में रहना पड़ता है, न्यायपालिका के अंडर में रहना पड़ता है। कानून से ऊपर कोई नहीं होता है, कोई भी हो, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, कितना भी बड़ा हो। ऐसा नहीं हो सकता है कि देश का सत्ता पक्ष अगर चाहे कि नहीं उनका ही पक्ष सुना जाए और उनके ही तर्क को सही मानकर फैसला सुनाया जाए, तो भी नहीं हो सकता। ऐसा भी नहीं है कि देश का विपक्ष चाह दे कि नहीं, वो विपक्ष में है और वो आरोप लगा रहा है सरकार पर या पुलिस पर, तो इस फैसले को, इस पक्ष को ही मानकर फैसला सुना दिया जाए। ऐसा नहीं होता। न्यायपालिका हर पहलू पर गौर करती है, हर तर्क को, हर दलील को सुनती है, सारी चीजों को देखती है और उसके बाद एक निर्णय सुनाया जाता है जिसे न्याय कहते हैं, जस्टिस कहते हैं। वही न्यायपालिका की शरण में यह मामला पहुंच चुका है। मंगलवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था अलग अलग सरकारों से, पुलिस का पक्ष आया, छात्रों की तरफ से जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने अपनी दलीलें पेश की।
इसमें हुआ ये कि छात्रों की तरफ से जो याचिकाकर्ता है, पूरे देश से जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। उसमें यह कहा गया है कि छात्रों के साथ पुलिस ने बहुत कड़ा एक्शन उनके प्रति लिया, बहुत बर्बर कार्रवाई की गई। उन्हें जब पीटा गया तो लाठियों में कीलें लगाई गई थी, जिसकी कील की वजह से छात्रों को गंभीर चोट आई। कहा यह गया कि छात्रों पर जिस तरीके से फायरिंग की गई वो गलत था, ऐसा लगा कि वो छात्र नहीं आतंकवादी हैं, ये दलील दी गई है। कहा यह गया है कि छात्रों को जिस तरीके से मारा गया उसमें कई छात्र अस्पताल में भर्ती हैं। पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ दिल्ली में, और पैलेट गन के इस्तेमाल से किसी छात्र के कान में गंभीर जख्म हुआ है, चोट आई है, किसी की आंख में चोट आई है, किसी का चेहरा खराब हो गया है। ये सारी दलीलें जो हैं याचिकाकर्ताओं ने दी हैं। उसी तरह से बिहार के बारे में दिया गया है कि बिहार के सीवान में जो है AK-47 लेकर एक पुलिसकर्मी ने फायरिंग की है, और ये गलत था क्योंकि AK-47 कभी भी ऐसे भीड़ में, पब्लिक में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये आतंकवादियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। तो सीवान में ये इस्तेमाल हुआ है। उसी तरीके से आरोप लगाया गया कि 3 छात्र जो हैं सीवान में घायल हो गए, जिन्हें गोली लगी है, उन पर पुलिस ने डायरेक्ट फायरिंग की थी। यानी अलग अलग याचिकाएं जो हैं वो दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई हुई। पुलिस का पक्ष है कि जो छात्र थे वो तो ठीक थे, लेकिन उनकी आड़ में कुछ असामाजिक तत्व उसमें घुस आए थे, जिन्होंने इतनी हिंसा कर दी, मर्यादाएं तोड़ दी गई, वो लाइन क्रॉस कर दी गई जिसको कानून की पालना कहते हैं। और कानून की पालना, वो जो लकीर है, उसको जब कोई क्रॉस करता है तो फिर एक्शन लेना बनता है। सरकार की तरफ से रिटन में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया गया है कि AK-47 किन कारणों से चलाया गया, क्या वजह रही है, क्यों AK-47 का इस्तेमाल करना जरूरी पड़ गया है, ये बातें सरकार की तरफ से कही गई हैं कोर्ट में। और उसमें बताया गया है कि AK-47 जिस सिपाही ने चलाया था, जिसने इसका इस्तेमाल किया था, उसे हमने सस्पेंड कर दिया है, ये कहा गया है। उसमें यह भी कहा गया है कि AK-47 का इस्तेमाल इसलिए उसने किया क्योंकि वो खुद घिर गया था और उसकी जान पर बनाई थी, इसलिए उसने हवा में, आसमान की तरफ उठाकर वो फायरिंग की थी, और उससे किसी को कोई जख्म नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है। ये तर्क दिया गया है सरकार की तरफ से कोर्ट में। तो उसमें एक तो ये तर्क हो गया कि जो AK-47 से फायरिंग की गई थी उसमें किसी को गोली नहीं लगी है, ये तर्क दिया गया। उसमें कहा गया कि वो मजबूरी हो गई थी क्योंकि वो घिर गए थे, जो सिपाही थे, इस वजह से फायरिंग करनी पड़ी, ये तर्क दिया गया है। उसमें कहा गया कि जो 3 छात्र सीवान में घायल हुए हैं, उनको जो गोली लगी है वो दूसरे सिपाही ने फायरिंग की थी और उस वजह से गोली लगी, लेकिन उनको भी बहुत ज्यादा जख्म नहीं है, ये तर्क दिया गया है। उसमें कहा गया है कि उनको जो जख्म हुए हैं वो बहुत मामूली जख्म थे और इस वजह से उनको उसके बाद फिर वहां से वो स्वस्थ हो गए हैं और स्वस्थ होके लौट गए हैं। मैं आपको बताता हूं कि जो जवाब दाखिल किया गया है वही, दरअसल मैं आपको बता रहा था कि मैं वही जो जवाब है वो पढ़कर आपको सुनाऊं। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल दिया है, जवाब किया है, उसमें पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के आरोपों से बिहार सरकार ने इनकार किया है। जवाब यह है कि सीवान में AK-47 चलाने के मामले में एक कांस्टेबल भीड़ में फंस गया था, इसलिए उसने हवा में 4 गोलियां चलाई। इन गोलियों से किसी को चोट नहीं लगी है। हाथी चौक के पास एक ASI ने भीड़ को हटाने के लिए 9 mm की पिस्तौल से 2 गोलियां चलाई। इस फायरिंग में 3 प्रदर्शनकारियों को मामूली गोली लगी है, हल्की चोट आई है। सरकार कह रही है कि ये तीनों लोग AK-47 से घायल नहीं हुए थे और उस जगह मौजूद भी नहीं थे जहां AK-47 चलाती हुई तस्वीर आई है। फिर भी गोली किस हथियार से चली है, कितनी दूरी से चली है, इसकी सरकार जांच कर रही है। यह सरकार ने कोर्ट में रिटन में दिया है। सरकार ने कहा है कि पूरे राज्य में प्रदर्शन के दौरान 157 पुलिसकर्मी और 7 सरकारी कर्मचारी घायल हुए हैं। 22 से 25 जुलाई 2026 के बीच बिहार में 69 FIR दर्ज हुई और 500 गिरफ्तारियां हुई। सरकार ने हिंसा के लिए मुख्य रूप से आईसा और RYA की ओर से किए गए प्रदर्शन के आह्वान का उल्लेख किया है। कोर्ट में सरकार ने बताया है कि किन संगठनों ने प्रदर्शन का आह्वान किया था जिनकी वजह से यह हिंसा भड़की। सरकार ने यह बताया कोर्ट में कि जो AK-47 चला था वो उस जगह पर नहीं चला जहां 3 छात्र घायल हुए,
जो 3 छात्र घायल हुए हैं वो 9 mm की पिस्टल से 2 गोलियां चलाई गई थी, उससे वो तीनों घायल हुए थे और मामूली रूप से घायल थे। कोई गंभीर समस्या उनको नहीं आई है, ये बात सरकार ने कही है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद सुनवाई के दौरान क्या हुआ था और आज इस मामले पर क्या होना है। यानी कल मंगलवार के दिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हुई, किस तरह से जिरह हुई, और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है जिसका अनुमान है, वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल कल क्या होता है मंगलवार को यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत खुद उस सुनवाई में मौजूद थे। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को लेकर हम बहुत जल्द कुछ बड़ा फैसला करेंगे। इसके बारे में मैं आपको आगे बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं बताता हूं कि हुआ क्या। इस दौरान जब ये बहस चल रही थी तब कई सीनियर एडवोकेट वहां मौजूद थे। इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद थे। सुनवाई के लिए खुद चीफ जस्टिस भी बैठे हुए थे। वकील हैं एक हरिहरन जी, तो सीनियर एडवोकेट हैं हरिहरन। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने अपनी दलील रखी, अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जा सकती है जो दोनों ओर से लगाए गए आरोपों की जांच करे। एसओपी यानी जो मानक प्रक्रिया होती है उसके बारे में बाद में विचार किया जा सकता है, लेकिन एक कमेटी बननी चाहिए। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने इस पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि कोर्ट अपनी तरफ से हाई पावर कमेटी बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट अपनी तरफ से यह कमेटी बना रहा है। फिर हरिहरन ने सुझाव दिया, जो एडवोकेट हरिहरन है उन्होंने सुझाव दिया कि कोर्ट को 2 नोडल अधिकारी नियुक्त करने चाहिए। एक अधिकारी प्रदर्शनकारियों की तरफ से हो और एक अधिकारी पुलिस की तरफ से भी हो। एडवोकेट हरिहरन ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रदर्शनकारियों का ही पक्ष होना चाहिए, पुलिस कर्मियों का पक्ष, पुलिस का पक्ष भी सुनना चाहिए, उस पर भी बातचीत होनी चाहिए। इसलिए 2 नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जाएं, एक प्रदर्शनकारियों की तरफ से, एक पुलिस अधिकारियों की तरफ से। ये दोनों अधिकारी सारी जानकारी और समस्याएं कोर्ट तक पहुंचाएंगे, जिससे कोर्ट और सभी पक्षों के बीच बेहतर समन्वय बन सकेगा और रहेगा, बरकरार रहेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर अपनी सहमति जताई और कहा कि यह सुझाव सही है। उन्होंने कहा कि मैं भी इस सुझाव को मानता हूं और मुझे भी लगता है कि यह सुझाव बिल्कुल सही है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील जो वृंदा ग्रोवर है, उन्होंने मांग की कि आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करके उन एफआईआर को रद्द कर दिया जाए जो छात्रों और युवा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुई थी। सरकार ने इसका भरोसा भी दिया था, यह वकील का कहना है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सरकार को छात्रों के खिलाफ एफआईआर रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इसे किस तरीके से किया जाए यह सुप्रीम कोर्ट तय करे। तुषार मेहता ने एक बात और कही कि प्रदर्शन में कुछ ऐसे लोग शामिल हो गए थे जो गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड उनका रहा है, उनके मामलों की जांच अलग से होनी चाहिए। यह तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो लोग आपराधिक रिकॉर्ड जिनका है, गंभीर रिकॉर्ड रहा है, उनकी जांच अलग से होनी चाहिए। ऐसे लोगों को नीट और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के बराबर नहीं माना जा सकता। यह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कल कहा कि दरअसल जो लोग आपराधिक किस्म के हैं, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, उनकी जांच अलग से होनी चाहिए। उनको नीट एस्पिरेंट या फिर अन्य छात्रों के बराबर हम नहीं रख सकते। इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि राज्य सरकारें ऐसी एफआईआर की सूची दें जिनमें सिर्फ छात्र शामिल हैं। आपराधिक जिनका रिकॉर्ड है उनको एक तरफ करें, सिर्फ उन एफआईआर की सूची सौंप दें जिनमें सिर्फ छात्रों के नाम शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जहां कोई विवाद नहीं है और केवल छात्रों के खिलाफ एफआईआर है, वहां कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके एफआईआर रद्द कर सकता है। चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी और की कि जिन एफआईआर में गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग शामिल हैं, उन मामलों पर अलग से विचार हम करेंगे। यानी जस्टिस सूर्यकांत ने यह बात सॉलिसिटर जनरल की मान ली कि आपराधिक रिकॉर्ड वाले जो लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज है, उनके सुनवाई के लिए हम अलग से तय करेंगे और अन्य छात्र जो छात्र हैं सामान्य, उनकी सुनवाई अलग कर रहे हैं। यानी
तुषार मेहता की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई कि गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वालों के लिए अलग से इस मामले को हम देखेंगे, इस पर अलग से विचार किया जाएगा। अब चीफ जस्टिस ने अहम टिप्पणी की है कि जहां तक छात्रों की बात है, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। उनका मकसद कुछ मुद्दों को लेकर कानून के दायरे में और शांतिपूर्वक अपनी आवाज उठाना था। यानी जस्टिस सूर्यकांत, जो कि सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने छात्रों का एक पक्ष लिया और कहा कि जो सामान्य छात्र हैं वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें हम नहीं मान सकते कि उन्होंने हिंसा की, क्योंकि उनका मकसद भी वही था कि कुछ मुद्दों को लेकर वो कानून के दायरे में प्रदर्शन करना चाहते थे, शांतिपूर्वक आवाज उठाना चाहते थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन छात्रों का इरादा कानून तोड़ने का नहीं था, वो अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके मामले को उन अपराधियों से अलग देखना होगा जो किसी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में घुसकर हिंसा करते हैं। यानी जस्टिस सूर्यकांत ने काफी हद तक उन छात्रों को अपने टिप्पणी से ही राहत दे दी कि जो आंदोलनकारी छात्र हैं उनको हम उन अपराधियों के साथ नहीं जोड़ेंगे जो अपराधी किसी भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन में घुस जाते हैं और हिंसा करते हैं। वो अलग हैं, छात्र अलग हैं, क्योंकि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे और कानून तोड़ना उनका इरादा नहीं था, इसलिए उनको राहत दी जानी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इसके बाद क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कोर्ट ने खुद सभी एफआईआर को अलग अलग बांटने की जरूरत नहीं है। सरकार के हलफनामे में इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अब कोर्ट में इस पर हमें छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सरकारों ने जब एफआईआर दर्ज की है तभी ये तय बता दिया है रिकॉर्ड कि किनका आपराधिक रिकॉर्ड है और कोई सामान्य छात्र कौन है, उनके बारे में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। सरकार की तरफ से साफ किया गया कि दिल्ली पुलिस सिर्फ उनकी जांच करेगी जिनके खिलाफ पहले से केस लंबित है, इसके अलावा किसी की जांच नहीं होगी। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड वाले कुल 2873 लोगों की पहचान की गई है, उनके खिलाफ जांच होगी, बाकी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जांच नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि पहले स्पष्ट सूची बनाइए कि किन एफआईआर में गंभीर अपराध वाले लोगों का नाम है और बाकी प्रदर्शनकारियों के एफआईआर को फिर अलग तरीके से निपटा जा सकेगा, उनको अलग रखा जाएगा। जो बाकी प्रदर्शनकारी हैं, आपराधिक रिकॉर्ड वालों के लिए अलग सूची बनाइए ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरअसल ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है। छात्रों के माता पिता अपनी मेहनत की कमाई से उनकी पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं। सिस्टम से छात्रों की अपनी उम्मीदें होती हैं, इसलिए उन उम्मीदों को हम नहीं तोड़ सकते और छात्रों की उम्मीद अगर है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तुषार मेहता ने कहा कि 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। कुछ वीडियो में प्रदर्शनकारी दीवारें तोड़ते और ईंट निकालकर पुलिसकर्मियों पर फेंकते दिखाई दे रहे हैं। घायल पुलिसकर्मियों के लिए भी मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए। ये जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने ये बात कही। इस पर सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ने कहा है कि कोर्ट अपनी ओर से हाई पावर कमेटी बना रहा है। ये कमेटी इन मामलों के हर पहलू की जांच करेगी। यानी जस्टिस सूर्यकांत ने तुषार मेहता की इस बात को भी माना कि पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी अगर हिंसा हुई है, उन पर हमला किया गया है, तो उसकी भी हम निष्पक्ष जांच करेंगे, हर पहलू पर हम गौर करेंगे। कमेटी अपनी सिफारिशें कोर्ट को देगी और उसके बाद कोर्ट समय समय पर जरूरी निर्देश जारी करेगी ताकि उन सिफारिशों को लागू किया जा सके जो हाई पावर कमेटी जो सिफारिश करेगी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट एक कमेटी बनाएगा। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज, हाई कोर्ट के एक पूर्व चीफ जस्टिस और पुलिस के डीजीपी स्तर के अधिकारी, यानी रिटायर्ड डीजीपी और रिटायर्ड सीबीआई डायरेक्टर शामिल होंगे। इसके अलावा कहा गया, एक सलाह दी गई कोर्ट को कि क्यों नहीं एक पूर्व सॉलिसिटर जनरल को भी इसमें शामिल किया जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर सारे पक्ष से सहमत हैं तो ये भी हम कर लेंगे, इसमें भी कोई ऐतराज नहीं है। सीजेआई ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि जो भी पीड़ित कमेटी के पास जाएगा उसे तुरंत अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। कमेटी समय समय पर अपनी सिफारिशें कोर्ट को देगी, उन सिफारिशों के आधार पर जरूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीजेआई ने कहा कि हमने सीबीआई के एक सम्मानित रिटायर्ड डायरेक्टर और एक रिटायर्ड पुलिस महानिदेशक से कमेटी का हिस्सा बनने को लेकर सहमति ले ली है।
हम नहीं चाहते कि बाद में उनको लेकर कोई विवाद हो, इसलिए दोनों पक्षों की सहमति इस पर होनी चाहिए। अब ये कल की बात है जो मैंने आपको बताई। आज क्या होने जा रहा है? तो आज के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि आज माना जा रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज हाई पावर कमेटी का आदेश जारी कर सकते हैं। आज उस कमेटी का ऐलान हो सकता है। दरअसल कल की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा था कि इस मामले के लिए कल हाई पावर कमेटी बनाने की घोषणा कर दी जाएगी, यानी मंगलवार के दिन, कल के दिन ही ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हम बुधवार को इस पर एक कमेटी का ऐलान कर सकते हैं, कल ही इसका आदेश पारित कर सकते हैं। तो आज सबको इस बात का इंतजार है कि एक हाई पावर कमेटी का गठन करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट आज जारी कर देगी। और इस कमेटी में एक बार फिर मैं बता दूं कि 5 मेंबर हो सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, एक सीबीआई के रिटायर्ड डायरेक्टर, एक पुलिस महानिदेशक रिटायर्ड और एक एक्स सॉलिसिटर जनरल, पूर्व सॉलिसिटर जनरल। ये 5 लोग हाई पावर कमेटी में शामिल हो सकते हैं। अभी तक का जो अनुमान है ये 5 लोग होंगे। अब कमेटी में और लोग शामिल होते हैं तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर अपना फैसला सुनाए। आज सबको इंतजार इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट हाई पावर कमेटी बना देगी, जिसके आधार पर वही कमेटी सभी पक्षों की बात सुनकर सुप्रीम कोर्ट के सामने चीजें रखेगी और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट उन सिफारिशों को लागू करेगा। तो माना यह जा रहा है कि छात्रों का जो तर्क है या छात्रों का जो पक्ष है वो, पुलिस का जो पक्ष है वो और सरकारों का जो पक्ष है वो सारी चीजें अब हाई पावर कमेटी सुनेगी, वही इस मामले को देखेगी, सबसे बातचीत पूछताछ करेगी, सब लोग अपनी बात वहां रख सकेंगे और तब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना जजमेंट सुनाएगा। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि आज हाई पावर कमेटी का गठन हो सकता है। इसका बड़ा ऐलान देश के चीफ जस्टिस सूर्यकांत कर सकते हैं। सबको इंतजार है, उम्मीद करते हैं कि इस पर कोई बड़ा फैसला आ जाने वाला है। आप सब भी नजर बनाए रखिएगा। हम भी जब इसकी जानकारी, जब ये घोषणा हो जाएगी तो इसको लेकर फिर आपके पास कोई वीडियो लेकर आएंगे और बनाएंगे कि आखिर इस पर अब आगे क्या हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें।